आधुनिक दुनिया के इतिहास में, विशेष रूप से मध्य पूर्व के इतिहास में, 1973 का योम किप्पुर युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसे हमेशा याद किया जाएगा। यह पश्चिमी एशिया के दो प्रमुख देशों, मिस्र और इजराइल, के बीच एक विशाल युद्ध था। अपनी पूरी शक्ति के साथ मिस्र ने इजराइल पर हमला किया, जिससे पूर्वी भूमध्य सागर तट फिर से एक युद्ध भूमि बन गया। यह युद्ध, जिसे वैश्विक मीडिया ने इस तरह से देखा था कि यह इजराइल के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है, ने देश को एक बड़ी संकट की स्थिति में डाल दिया। लेकिन एक असाधारण व्यक्तित्व के नेतृत्व में इजराइल ने जिस प्रकार की संकटपूर्ण स्थिति से वापसी की, वह सचमुच चमत्कारी थी। समय ने इस पर जो घटित हुआ, वह गवाह बनी। योम किप्पुर युद्ध, जिसे वैश्विक सैन्य रणनीतिकारों ने इजराइल की हार के रूप में देखा था, वास्तव में इजराइल की अप्रत्याशित जीत में बदल गया। अपनी सभी बाधाओं के बावजूद इजराइल ने अपने दुश्मनों के खिलाफ विजय ध्वज लहराया, जिससे उसकी अजेयता साबित हो गई। यह युद्ध, जो शुरुआत में एक त्रासदी जैसा लग रहा था, इजराइल के लिए एक निर्णायक मोड़ बन गया, जिसने उसकी ऐतिहासिक स्थिति को मजबूत किया। इस युद्ध की अगुवाई करने वाली थीं गोल्डा मेयर, जो इजराइल की प्रधानमंत्री थीं और जिनके नेतृत्व में देश ने न केवल खुद को बचाया बल्कि उस अरब गठबंधन के खिलाफ भी मजबूत पलटवार किया जिसने इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया था। मेयर का नेतृत्व, उनकी राजनीतिक कुशलता और दृढ़ निष्ठा ने इजराइल की जीत को सुनिश्चित किया, जिससे अरब दुनिया में हलचल मच गई। गोल्डा मेयर, जिन्हें इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थीं, बल्कि यहूदी लोगों की सहनशीलता और ताकत की प्रतीक थीं। उनके नेतृत्व के कारण इजराइल बड़ी चुनौतियों के बावजूद खड़ा रहा। उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन और प्रधानमंत्री बनने की यात्रा भी एक अद्वितीय कहानी है। इस वीडियो के माध्यम से हम उनके जीवन को और नज़दीक से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्होंने किन किन संघर्षों का सामना किया और उन्हें कैसे पार किया। गोल्डा मेयर का जन्म 3 मई 1898 को कीव, जो कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा था और अब यूक्रेन की राजधानी है, में हुआ था। वह एक गरीब यहूदी परिवार में पैदा हुई थीं, जिनकी जड़ें यूक्रेनी थीं, इसलिए उनका बचपन खास तौर पर उज्ज्वल नहीं था। उस समय स्थानीय यूक्रेनी लोग यहूदी लोगों के प्रति भारी भेदभाव दिखाते थे और गोल्डा का परिवार कीव में डर और असुरक्षा की स्थिति में रहता था। इस तरह के माहौल में रहना गोल्डा के छोटे मन को गहरे दर्द में डालता था। बेहतर जीवन की तलाश में गोल्डा के पति अमेरिका गए। इसने उनकी मां को यूक्रेन छोड़कर बेलारूस जाने के लिए प्रेरित किया। गोल्डा अपनी मां और भाई बहनों के साथ वहां चली गई। 2 साल बाद गोल्डा के पिता ने अपने प्रयासों से परिवार को अमेरिका बुलाया और वे न्यूयॉर्क शहर में बस गए। गोल्डा ने 1906 से 1912 तक न्यूयॉर्क और मिल्वॉकी जैसे अमेरिकी शहरों में अपनी शिक्षा पूरी की। 1913 में वह एक समाजवादी और चित्रकार मोरिस मेयरसन से डेनवर में मिली। लगभग 3 साल की गहरी प्रेम कहानी के बाद दोनों ने दिसंबर 1917 में शादी कर ली। शादी से कुछ महीने पहले ही गोल्डा ने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली थी, लेकिन वह अमेरिका में रहना नहीं चाहती थी। उनका गहरा सपना था कि वह कानान देश में जाएं। गोल्डा का सपना था कि वह फिलिस्तीन में बसें, वह भूमि जिसे वह यहूदी लोगों का भविष्य मानती थी। इसलिए गोल्डा ने लगातार अपने पति को वहां जाने के लिए प्रेरित किया। अंततः मोरिस मेयरसन ने गोल्डा की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें मैंडेटरी फिलिस्तीन जाने का निर्णय लिया। गोल्डा मेयर ब्रिटिश नियंत्रित फिलिस्तीन में प्रथम विश्व युद्ध का अंत विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और गोल्डा और उनके पति ने 1918 के बाद मैंडेटरी फिलिस्तीन में बसने के लिए कई प्रयास किए। हालांकि उन्हें 1921 में सफलता मिली। इसके परिणामस्वरूप गोल्डा की बड़ी बहन, उनकी मित्र और उनके परिवारों के साथ वे फिलिस्तीन के एक छोटे शहर तेल अवीव पहुंचे। अगले वर्षों में गोल्डा के माता-पिता और अन्य रिश्तेदार भी उनके पास आए और वे सभी उत्तरी इजराइल के जेरेजील घाटी में स्थित मेरहाविया गांव में बस गए। गोल्डा और मोरिस ने गांव में खेतों पर काम किया और साधारण जीवन बिताया। इस दौरान गोल्डा को इजराइल में हिस्टाद्रुत नामक यहूदी राष्ट्रीय श्रमिक संघ का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, जो किबुत्ज नामक सामूहिक यहूदी श्रमिक समुदाय के लिए प्रसिद्ध था। यह मैंडेटरी फिलिस्तीन में गोल्डा के लिए श्रमिक राजनीति में एक नया कदम था, लेकिन 1924 में जब उनका परिवार जेरूसलम चला गया तो उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। जेरूसलम में गोल्डा ने एक बेटे को जन्म दिया और कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों से अवकाश लिया। हालांकि कुछ महीनों बाद उन्हें और उनके पति को राजनीतिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वे मेरहाविया गांव वापस लौटने को मजबूर हो गए। हालांकि इस समय तक गोल्डा ने स्वतंत्रता पूर्वक इजराइल में श्रमिक यहूदी महिलाओं के बीच एक मजबूत प्रभाव स्थापित कर लिया था। 1928 में
गोल्डा को मैंडेटरी फिलिस्तीन में वर्किंग विमेन काउंसिल का सचिव नियुक्त किया गया और वह वहां की प्रमुख महिला नेताओं में एक बन गई। गोल्डा मेयर का राजनीतिक करियर की शुरुआत गोल्डा मेयर के असाधारण राजनीतिक जीवन की शुरुआत उस समय हुई जब उन्हें मैंडेटरी फ़लस्तीन में यहूदी महिला परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने कामकाजी यहूदी महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद उनका नाम गोल्डा मेयर के रूप में जाना जाने लगा, जो उनके और उनके पति मेयरसन के नामों का संयोजन था। इस दौरान गोल्डा ने अपनी असाधारण संगठनात्मक क्षमताओं और नेतृत्व गुणों से ब्रितानी फ़लस्तीन महिला परिषद के नेताओं का दिल जीत लिया। 4 साल बाद 1932 में उन्हें इस परिषद के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में अमेरिका भेजा गया। इस प्रकार यह गोल्डा का अमेरिका में दूसरा प्रवास था। 1934 में इजराइल लौटने के बाद गोल्डा को हिस्टडरुथ, इस्राएली श्रमिक संघ के कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया, जो उस समय किसी भी यहूदी महिला के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस नए पद का चयन उन्हें इजराइल में व्यापक रूप से पहचान दिलाने में मददगार साबित हुआ। उनके राष्ट्रीय गर्व और राजनीतिक संकल्प ने उन्हें इस्राएल राज्य में एक केंद्रीय नेता बना दिया। 1938 में नाज़ी जर्मनी में यहूदी समुदाय पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा पेरिस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। गोल्डा को इस बैठक में मैंडेटरी फ़लस्तीन से यहूदियों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। इस बैठक में उन्होंने दुनिया भर में यहूदी समुदाय के अधिकारों के लिए जोशपूर्ण तरीके से तर्क किया। उनके भाषण ने न केवल अमेरिकी बल्कि यूरोपीय यहूदी समुदायों का ध्यान भी आकर्षित किया। गोल्डा मेयर का बढ़ता प्रभाव गोल्डा का बढ़ता प्रभाव मैंडेटरी फ़लस्तीन में यहूदी एजेंसियों के उच्च पदों तक पहुंचने के रास्ते खोलने में मददगार साबित हुआ। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न महाद्वीपों में यहूदी समुदायों के लिए मानवीय और राहत कार्यों के समन्वय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी गोल्डा को मिली। स्वतंत्र इजराइल में गोल्डा मेयर एक प्रमुख नेता बनती हैं। 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता के बाद गोल्डा मेयर को तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन द्वारा सोवियत संघ में इजराइल का राजदूत नियुक्त किया गया। हालांकि वह ज्यादा समय तक इस पद पर नहीं रहीं और 1 साल बाद इजराइल लौट आईं। लौटने के बाद उन्हें बेन-गुरियन सरकार में श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1949 से 1956 तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। इस दौरान उन्हें यहूदी लोगों के इजराइल में पुनर्वास की चुनौती का सामना करना पड़ा और बेन-गुरियन के मजबूत समर्थन से उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। 1956 में गोल्डा को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया और वह स्वेज संकट सुइस क्राइसिस के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युद्ध इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मिस्र के स्वेज नहर पर नियंत्रण को लेकर हुआ था। यह गोल्डा की विदेश नीति में पहली परीक्षा थी और उन्होंने इस संकट में अपनी रणनीतिक कुशलता के साथ इजराइल के लिए कई कूटनीतिक लाभ प्राप्त किए। इसके बाद गोल्डा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहूदी समुदाय के बीच सम्मान प्राप्त हुआ। स्वेज संकट के बाद गोल्डा मेयर ने इजराइल और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए वार्ता शुरू की, ताकि इजराइल को हथियारों और परमाणु कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिल सके। उनके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप 1950 के दशक के अंत में पश्चिमी शक्तियों जैसे ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन से इजराइल का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र डिमोना न्यूक्लियर लैब दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में स्थापित किया गया। गोल्डा मेयर इजराइल की प्रधानमंत्री बनी और योम किप्पुर युद्ध फरवरी 1969 में इजराइल के तीसरे प्रधानमंत्री और कट्टर यहूदी राष्ट्रवादी नेता लेवी एशकोल की आकस्मिक मृत्यु के बाद गोल्डा मेयर को इजराइल का चौथा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस प्रकार वह इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और आधुनिक इतिहास में इस पद तक पहुंचने वाली केवल तीसरी महिला थी। यह उनकी राजनीति में एक गर्वपूर्ण क्षण था और गोल्डा को अपने पद की ऐतिहासिक महत्ता को समझते हुए सटीक तरीके से शासन करने का गहरा दायित्व महसूस हुआ। उन्होंने यह माना कि उनका नेतृत्व यहूदी राज्य की वृद्धि और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इस प्रकार गोल्डा ने इजराइल के विकास के लिए आवश्यक कई निर्णायक फैसले लिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इजराइल कभी भी किसी भी हालत में मिस्र को कोई लाभ नहीं देगा और देश की सुरक्षा हमेशा उनकी प्राथमिकता होगी। इस कठिन रुख के कारण गोल्डा के नेतृत्व में इजराइल ने एक नए अध्याय की शुरुआत की, जिसमें उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता और राजनीतिक दृढ़ता को प्रमुख स्थान मिला। इस दौरान इजराइल के दुश्मनों को यह समझ में आ गया कि इजराइल के खिलाफ किए गए किसी भी कदम का उचित जवाब मिलेगा। इसके अलावा IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस और मोसाद को गोल्डा ने पूरी स्वायत्तता दी, ताकि वे अपनी रक्षा और खुफिया कार्रवाइयों को स्वतंत्र रूप से कर सकें। प्रधानमंत्री के रूप में गोल्डा ने इजराइल की सैन्य क्षमता के आधुनिकीकरण और नए हथियार प्रणालियों के विकास के लिए मजबूत समर्थन प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप इजराइल को 1973 के योम किप्पुर युद्ध में अप्रत्याशित विजय मिली,
जिसमें इजराइल को मिस्र के नेतृत्व में अरब गठबंधन से हमला झेलना पड़ा। हालांकि इजराइल की सेना की शुरुआती हार के बाद गोल्डा ने अद्वितीय साहस के साथ अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया और युद्ध के परिणाम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। यह युद्ध, जो पहले इजराइल के लिए एक आपदा जैसा प्रतीत हो रहा था, गोल्डा के नेतृत्व में पलट गया और अंततः इजराइल को विश्वास और सफलता के नए आयामों तक पहुंचाया। योम किप्पुर युद्ध और गोल्डा मेयर का नेतृत्व। योम किप्पुर युद्ध में गोल्डा के नेतृत्व और कूटनीतिक कौशल के कारण इजराइल ने विजय प्राप्त की। हालांकि देश का नेतृत्व अरब गठबंधन के अप्रत्याशित हमले की भविष्यवाणी करने में विफल रहा था। इस विफलता के कारण गोल्डा की राजनीतिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। अपनी पार्टी के भीतर गोल्डा के खिलाफ एक बड़ा विरोध शुरू हो गया, जिसे इजराइल की विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन दिया। यह गोल्डा के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट साबित हुआ। योम किप्पुर युद्ध के कारणों और युद्ध के दौरान आईडीएफ की कमजोरियों को समझने के लिए इजराइल सरकार ने एक राष्ट्रीय आयोग, अग्रनाथ आयोग, का गठन किया। आयोग की अंतिम रिपोर्ट ने युद्ध के दौरान गोल्डा मेयर की कार्रवाइयों की सराहना की, लेकिन पार्टी के उनके विरोधी और कुछ पूर्व जनरल उनके खिलाफ प्रचार करने लगे। एक समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार रही गोल्डा का सम्मान अब गिरने लगा। 1973 के इजरायली आम चुनावों में गोल्डा के नेतृत्व वाला लेबर पार्टी संसद में बहुमत हासिल करने में असफल रहा। हालांकि उनकी पार्टी को कुछ सफलताएं मिलीं, गोल्डा ने जनता की असंतोष को समझते हुए 11 अप्रैल 1974 को प्रधानमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की। इसके बाद गोल्डा ने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया और जेरूसलम में अपना शेष जीवन बिताने लगीं। दिसंबर 1978 में लंबे समय से सांस के कैंसर से जूझ रही गोल्डा ने 8 दिसंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन इजराइल के इतिहास के एक युग का अंत था। उनका नाम हमेशा के लिए इजराइल राज्य के इतिहास में अंकित रहेगा, जो नेतृत्व, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया।